गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए शाम को ठीक 4 बजे अपलोड हो जाएगी। और आज का ये वीडियो उसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की थ्योरी के बाद कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल का वीडियो है। अपनी किताब के एग्जाम्पल होंगे हमेशा की तरह, और आपको पता होगा कि मैंने इन बीच के लेक्चर्स के दौरान बहुत वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको लगवाए हैं। इसमें शायद आपको याद होगा मेरी तीसरी लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 पर बात कर दी थी। श्योर? हाँ, उसी लाइव वीडियो के दौरान एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। फिर इसके बाद आज मैं एग्जाम्पल 4 का क्रम बनाऊंगा, एग्जाम्पल 5 आपको बताऊंगा। आपको याद होगा उसी तीसरी वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल 6, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल ऑन बायो-शवार्ट मैंने एक टॉपिक डाला था, आप उसमें देख लीजिएगा अपने लाइव वीडियो में जाके। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव वीडियो में जाके तीसरा वाला जिसमें न्यूमेरिकल ऑन बायो-शवार्ट कर रखा है मैंने टाइटल, तो वो लाइव वीडियो में जाके देख लेना। आज मैं एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 मैंने करवा रखा है। एग्जाम्पल 9 आज का सुपर सवाल होगा। आज की वीडियो लेक्चर का सबसे सुपर सवाल होगा एग्जाम्पल 9। ये बच्चे का सवाल फंसेगा, मेरा दावा है, लेकिन आज निकालूंगा कैसे ये भी हम बताएंगे। तो आज का सवाल होगा एग्जाम्पल 4, 5, 9, 10। इसके बाद इधर जो 12 से लेकर के 21 टाइप के फिगर्स हैं, इनकी भी मैंने चर्चा एक बढ़िया से वीडियो में करी है। उसको भी आप रिकैप देख लेना। जिन वीडियो लोगों ने वीडियो ना देखे हो तो मैंने जो बनाया था वीडियो, उसमें से एग्जाम्पल 12 से लेकर के 21 के बीच में जो डिफरेंट टाइप के सवाल है, 2-3 आज भी मैं शामिल कर लूँगा, वो भी मैंने बताए हैं। तो आज मेरा टास्क 25 एग्जाम्पल तक का है। तो जिन बच्चों ने वीडियो शुरू की हो ध्यान से मेरी बात सुने, वीडियो हमेशा पूरा देखें, वीडियो कंप्लीट देखें, और 25 क्वेश्चन तक का टास्क आज मैं पूरा करूंगा। जो बता चुका हूं उन्हें इग्नोर करूंगा, जो नहीं बताए हैं उनको आज मैं शामिल करूँ। जैसे 25 नंबर एग्जाम्पल भी मैं बता चुका जस्ट पिछले वाले लेक्चर में, एमपीएस के चैप्टर में। तो 25 एग्जाम्पल तक बच्चे कल सुबह होने से पहले मुझे अपनी कॉपी भेजेंगे, और 25 क्वेश्चन, यहाँ आपका काम डबल होगा। 25 एग्जाम्पल हमारी तरफ से आपको होंगे, उसके साथ साथ 25 क्वेश्चन। यानी ये वीडियो अभी 11:15, हाँ 11:25 हो रहा है। 11:25 क्या, बस 12:05 तक ये वीडियो बना के खाली करता हूँ। 45 मिनट के अंदर ये वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक 1 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और 1 बजे से ये वीडियो देख करके 25 एग्जाम्पल में कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे, और 25 एक्सरसाइज के अंदर भी कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे। 25 + 25 इतने लगाइए। फिर जो भी डाउट आपका रह जाए, जो भी सवाल आपका ना आए, कल सवेरे की लाइव क्लास में आप अपना डाउट भेजिए, मैं आपका डाउट डिस्कस करूंगा। राइट? आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी मैग्नेट का सबसे पहला और सबसे खास चैप्टर। जिसका ये चैप्टर अच्छा है, जग जीत सकता है। मैं स्टार्ट करूं? चलिए, आज का पहला सवाल। सारी कंसेप्ट हो गई हैं, सारे थ्योरी हो गई हैं, सारे थॉट हो गए। बस मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, और ये वीडियो देखने से पहले, शुरू करने से पहले, कहीं लेटे हों, बैठे हों, तो पहला काम कर लीजिए, किताब उठा के पास में ले आइए। किताब उठा के पास में ले आइए, फिर शुरू करिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। देखो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं 4 घंटे और तैयारियां करता, पहले सारी क्वेश्चन की PDF तैयार करता, क्वेश्चन उसमें घुसाता, फिर वीडियो में तुमको दिखाता। किताब है ना तुम्हारे पास, फीलिंग आती है, वही करो। कहता एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा। देखिए भाई, मेरे पास एक लंबा सीधा तार है, मतलब अनंत लंबाई का है, इसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा। एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से तार से 20 सेंटीमीटर दूर, तार से 20 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 10⁻⁻⁻⁻।
1×10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से तार से 20 सेंटीमीटर दूर तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है। यह इलेक्ट्रॉन जिधर तार की धारा है उधर की तरफ ही 1×10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। प्रश्न पूछा गया है, तार पर लगने वाले बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल और इसकी दिशा का परिक्रम कीजिए। तो आपको तो पता है, मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल और किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल का एकमात्र सूत्र दुनिया में मौजूद है, F = qvb sin थीटा। तो हमने क्या कहा, मेरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखेंगे। अब ये माइनस साइन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि आप चिन्ह उठा कर रख दें। हमने कहा था फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन का मैटर होता है, ना कि साइन का। कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, +7 +7। अब सारा मामला ये है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ेगा तभी तो फोर्स आएगा। तो अब मामला ये है कि इस तार में धारा है, इस तार से दूरी है, तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा होगा। किसके कारण? इस तार के कारण। अगर इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है तो ये पता कर लेना कि कितना पैदा हो रहा है और किधर को पैदा हो रहा है, ताकि थीटा की भी जानकारी निकाली जा सके। तो आइए, आपको तो पता है इस तार में धारा है, इस धारा के कारण r दूरी पर यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/2π I/r। तो इस तार के कारण r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने वाला है उसका कैलकुलेशन मैं अलग कर रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप। I की वैल्यू 10 है, दूरी की वैल्यू 20 है, सेंटी का मीटर है। लीजिए, परिणाम आपके सामने है। मैग्नेटिक फील्ड V की वैल्यू आ गई है। जी हाँ, अब सारा मामला बचा है साइन थीटा का। जरा देखिए, इस तार के कारण करंट ऊपर को जा रही है, करंट ऊपर, पोजीशन दाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी इनवर्ड्स। ये इलेक्ट्रॉन जिस मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर इनवर्ड्स यानी पेपर के पेन पर नीचे है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, इलेक्ट्रॉन उसके लंबवत दौड़ रहा है, तो थीटा की वैल्यू तो 90 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर बच्चे इस प्रश्न का आंसर देख पा रहे हो अपनी किताब में तो मैच कर चुका होगा। 19 5 24, 24 में 7 निकल जाएगा, माइनस का 17 7 24। यस, योर आंसर इन न्यूटन। 1.6 10⁻⁻17। लेकिन मैंने कहा था फोर्स जब भी होगा तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन होगी, और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं आती, आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते। तो मैंने 2 रूल बताए हैं, एक ये बताया है और एक ये बताया है। जो ये बताया है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी देखिए मैं लगा के दिखा चुका हूँ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही थी वो अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो रहा है, भाग रहा है ऊपर की तरफ, तो B अंदर है। देखिए FBI मैंने बताया था ना, ये याद है, FBI। तो B गया अंदर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करेगा, तो मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। तो देखिए ये मैंने ऐसे भी पकड़ रखा है, मेरी उंगली नीचे जानी चाहिए क्योंकि ये करंट शो करेगी, तो मैंने इसको इसी जगह से स्पिन करा दिया। देख लीजिए आप, इधर से खड़ा हो जाऊं क्या? लीजिए, इधर से खड़ा हो गया। अब आप देखिए, करंट चलने लगी, इलेक्ट्रॉन का बहाव ऊपर, करंट गई नीचे को, तो फोर्स लगा बाहर की तरफ। देखिए ये अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो तार से दूर बाहर की ओर, तार से दूर बाहर की ओर। आंसर देखिए, तार के लंबवत बाहर की ओर, तार के लंबवत बाहर की ओर। देख लीजिए, अभी अंदर है, करंट नीचे है, फोर्स देखिए तार से दूर जा रहा है, तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई। डायरेक्शन आप लिख के बता दो, तार से दूर बाहर की ओर। दैट्स ऑल। एक सवाल पूरा होता है। अगले सवाल की शुरुआत करता हूं। मैं धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल न्यूमेरिकल की वजह से बढ़ाऊंगा, और मैंने आपको हमेशा बताया कि फिजिक्स का मतलब सिर्फ थ्योरी कॉपी भरना नहीं है। फिजिक्स का मतलब प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करके समझना, ढेर सारे न्यूमेरिकल पर अपना अप्रोच करना, और जब मैं टेस्ट लूँ तो उसमें परफॉर्म करना।
आइए हाजिर करता हूं मैं आपके लिए एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 है आज के लिए। एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा है। एक लंबा सीधा तार दिख रहा है, मतलब लॉन्ग वायर, 2 एम्पियर की धारा है। 0.1 मीटर दूरी पर इस तार से एक इलेक्ट्रॉन है, फिर से 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण और दिशा का मान ज्ञात कीजिए। यानी सवाल बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन कंडीशन है जब इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है। यानी फर्स्ट वाला केस हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन तार के साथ ही तार के डायरेक्शन में गतिमान है। ये इलेक्ट्रॉन है बाबू लोग। तब इस पर कितना बल लगेगा, ये बल तो बाबू लोग इसी फार्मूले से पता चलेगा। F बराबर QVB से, तो थीटा तो यहाँ सब जगह 90 रहना है, छोड़ दो। अब तो Q बोले तो इलेक्ट्रॉन, V बोले तो वेलोसिटी, B हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको तो पता है तार में अगर धारा बह रही है 2 एम्पियर की, दूरी पता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यूं ही पता लग जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड पता लगाएं तो कहेंगे 2 × 10⁻⁷ I बोले तो 2 एम्पियर, दूरी है 0.1, कैलकुलेशन किया तो 40 × 10⁻⁻⁷। मेरी मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू मिल गई और हम अपना अंतिम आंसर इसी को कैलकुलेट करके दे देंगे, जो कि आपको आ ही जाएगा। जो आना होगा लिख लीजिएगा। 16 चौको 64, 4 चौको 16, 16 16 हम 256 लिख दें। क्या निकाल के 4 चौको 16, 16 हम 256, 25.6। 1 0 यहाँ से इसके ऊपर चढ़ा दो, 4 और 1 5 पावर 19 और 7 24, 24 में 5 निकल जाएगा -19 न्यूटन। अब बल की दिशा की बात करूंगा तो वही दिशा सिखाने आज स्पेशली इस लेक्चर में आया हूं। आज मुझे क्वेश्चन नंबर 9 फोकस करना है। बस ये दोनों सवाल बता के सीधा क्वेश्चन नंबर 9 पर चलूंगा, क्योंकि मैं 6 बता चुका हूं, 7 और 8 उसी के जैसे हैं। आइए फिर वही बात, हमने देखा कि इस तार में धारा ऐसे जा रही है, पोजीशन जहां होल्ड करती है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यानी क्रॉस क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा हो चुकी है, अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन है, जा रहा है ऊपर, तो धारा देगा नीचे, फोर्स लगेगा मेरी तरफ, यानी वही जवाब होगा कितने न्यूटन फोर्स तार से बाहर दूर की ओर। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, इलेक्ट्रॉन तार की ओर गतिमान है। ध्यान दीजिएगा, फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, बस इलेक्ट्रॉन का मोशन तार की ओर हो गया है। इलेक्ट्रॉन अब ऐसे आ रहा है। सही टेक्निक पकड़िए, कभी फिजिक्स गलत होगी ही नहीं प्यारे। कैसे गलत हो सकती है ये? अब इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाबू ऐसे जाएगी ना जाएगी। अब ये ऐसे आ रहा है तो B गई अंदर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है अगर ऐसे तो करंट दौड़ेगी ऐसे। हमने बताया था करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट ऐसे जा रही है, तो फोर्स को देख पा रहे हो तार की दिशा में। देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पैरेलल हो गई क्या? अगर मैं इसे फाड़ दिया होता, अंदर ये उंगली घुसा दिया होता बोर्ड फाड़ करके, अगर कराटे सीखा होता तो मार दिया होता, अब तक ऐसे मारता चली जाती। अगर ये अंदर चली गई होती तो ये उंगली बिल्कुल इसी के ऊपर फिट हो गई होती, ये अंगूठा किधर को जा रहा होता? तार की डायरेक्शन में, यानी इसमें जो फोर्स लगेगा वो तार के धारा की दिशा में। तो चेक कर लीजिए, फोर्स की वैल्यू तो यही आएगी। अरे भाई QVB तो वही है, तो वैल्यू वही आएगी, डायरेक्शन आपकी बार फोर्स की तार के धारा की दिशा में होगी। और पहली बार क्या था? तार से दूर बाहर की ओर। दैट्स ऑल। ये एग्जाम्पल 4 और 5 थे, जिसमें एक बार हमने फिर से प्रूव किया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन करने पर फोर्स की डायरेक्शन का सही कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
और अगर इसे रियल में सीखना है तो आपको पता है हमारी थ्योरी लेक्चर पहले सीखनी पड़ेगी। एक लेक्चर पूरी मैंने लाइव आकर के आपको इसी की दी थी, जिसमें आपको डायरेक्शन निकालना सिखाया था। उस लाइव लेक्चर में जिसमें मैंने डायरेक्शन निकालना सिखाया था, मैंने वैरायटी ऑफ कंसेप्ट दिया था। अगर आपने अब तक ना देखी हो तो मेरी लाइव लेक्चर जा करके डायरेक्शन निकालने वाली जरूर देखिए। आखिरी लाइव लेक्चर मेरी वही थी जिसमें डायरेक्शन निकालना सिखाया था मैंने। तब से 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं यूट्यूब पर। आज ये तीसरा भी यूट्यूब पर ही आ रहा है, आप भी देखो, दोस्तों को भी दिखाओ। चलिए, आज का दोस्त वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा एग्जाम्पल नंबर 9 कराना था। रियली आपका मैं 10 मिनट का समय इस एग्जाम्पल 9 के लिए लूंगा। ये एक किसी बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम्पल 9, इस क्लास में बैठे हुए हर एक विद्यार्थी की समस्या है क्वेश्चन नंबर 9 का हल पाना। हर बच्चे का क्वेश्चन नंबर 9 फंसा है। अभी तक हमारी क्लास में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हो। तो सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 हाजिर करता हूं। कुछ बच्चों ने 4-6 दिन पहले ही मेरे पास 9 नंबर क्वेश्चन भेजा था। अबे टोपा, वक्त तो आने दिया करो, हर सवाल आएगा। चलो, एग्जाम्पल 9 आज आपके लिए हाजिर करता हूं। आज का 15 मिनट का समय, 10 मिनट का समय हो सकता है मैं आपके लिए एग्जाम्पल 9 को दूं, लेकिन ये एग्जाम्पल 9 वो क्वेश्चन है जिसको समझ जाओगे। देखिए, आपकी किताब में बस नीचे सिर्फ 20% हिस्से में दूसरा सवाल लिखा गया है, वरना इस ऊपर से नीचे तक 80% पेज में इस सवाल को हल किया गया। मैं कह सकता हूं इस प्रश्न को हल करने के लिए साहब आपके लेखक महोदय कुमार और मित्तल दोनों लोगों ने मिलकर के इस प्रश्न को हल किया और एक पेज में हल किया। आज सचान सर को देख लीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न का जवाब एक लाइन, दूसरी प्रश्न का जवाब दूसरी लाइन में हाजिर करूंगा। यानी 2 प्रश्न है तो जवाब 2 लाइन। चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। 5 से 10 मिनट में इस सवाल को समझाने में वक्त लूंगा, लगाने में सिर्फ 2 लाइन। चलिए, मैं सवाल पढ़ता हूं एग्जाम्पल 9। ध्यान रखिएगा, ये अलर्टनेस मैं सबको दे रहा हूं, ये सभी बच्चों का क्वेश्चन है। जितने बच्चे क्लास रेगुलर करते हैं, जो बच्चे पढ़ने में मन लगाते हैं, अगर अपने से किताब खोलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 सभी का है। ये टन है। चलिए, 2 पतले सीधे अनंत लंबाई के समांतर तार एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर हैं। प्रत्येक में 10 एम्पियर की धारा है। दोनों तारों से 0.1 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। समान दिशा में, विपरीत दिशा में। 2 बार है। मैं 2 प्रश्न में बोला था इसमें 2 प्रश्न होंगे। चलिए, मैं इस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। 10 मिनट का टाइम माइंड सेट कर लीजिएगा, मैं दूंगा आपके लिए इस प्रश्न में। जरा देखिए, ये 2 तार हैं, आपस में 0.1 मीटर दूरी पर हैं और ये दोनों तार समांतर हैं। दोनों तार, आप कहेंगे ये क्या बना रहे हैं आप, हम आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, भरोसा रखिए हर सवाल का जवाब एक्यूरेसी के साथ आएगा। ये देखिए, ये तार ऐसे बोर्ड फाड़ करके इसे गाड़ दिया है आर से लेकर पार तक। आर पार समझते हो? बोर्ड फाड़ के ये रहा है मेरा तार। देखिए, आज ये मार्कर मेरा तार बन गया। ये तार इधर से फाड़ करके बोर्ड पार करके उस तरफ चला गया है और एक तार ये देखिए फाड़ करके उस तरफ चला गया। नहीं है ये दोनों समांतर तार, मैं गलत बोला हूं। ये दोनों समांतर नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, आपस में दोनों देखो बराबर खड़े हैं, ऐसे समांतर तार नहीं है। ये भी तार फाड़ करके अंदर चला गया है, वो भी तार फाड़ करके बोर्ड के उस तरफ पता नहीं कहां तक है। लंबे तार हैं तो भैया फाड़ के चले गए होंगे, क्या कर लोगे आप, बोलो गए कि नहीं। तो दोनों तार हैं जो 0.1 मीटर दूरी पर हैं। दोनों ही तारों में, अब मैं तारों को यहाँ देखो ऐसा है, अब मैं 3D डायग्राम यहाँ बना नहीं सकता, नहीं, लेकिन तुम समझ तो सकते हो ना, तार आर पार घुसे हैं, ऐसे उधर से पार कर गए हैं अंदर अंदर। ये देखो गड़े नहीं है, गाड़ दिए मैंने, अब निकाल लिए। दोनों ही तारों में 10 एम्पियर की धारा है। दोनों ही तारों में 10 एम्पियर की विद्युत धारा गई।
देखो इस तार को ऐसे गाड़ रखा है, इसमें 10 एम्पियर धारा, इस तार में भी 10 एम्पियर धारा है, देख लीजिए। अब पहली बार कह रहा है इन दोनों तारों से 0.1। अब दोनों तारों से जब 0.1 नापोगे तो इनके बीच की दूरी अगर 0.1 है तो इस तार और इस तार के बीच में कहीं भी दूरी 0.1 होना संभव नहीं है। अब अगर दोनों तारों से 0.1 मीटर दूरी कहीं हो सकती है तो वो ये हो सकती है, ये पोजीशन। इस पोजीशन P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की चाहत है। क्या कह रहा हूं, यहां पर जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर और यहां की जो डिस्टेंस है वो भी 0.1 मीटर। चलो ये भी दूरी 0.1 मीटर, ये भी दूरी 0.1 मीटर, इन दोनों गड़े हुए तारों की दूरी भी 0.1 मीटर। अब कह रहा है इन दोनों तारों के कारण, जो कि यहाँ से गड़े हैं, इन तारों के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ जब दोनों तारों की धारा की दिशा समान है। दोनों तारों में धारा की दिशा समान है। अब समान का मतलब हम चाहें अपनी इच्छा अनुसार तो ऊपर को ले ले दोनों तारों की धारा, हम चाहें तो दोनों तारों में अंदर की ओर ले ले। इसलिए देखो दिशा के बारे में कहीं पूरे प्रश्न में जवाब में नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो मुझसे बाउंड करता कि एक तार की धारा ऊपर को है, दूसरे तार की भी धारा ऊपर को है। फिलहाल दोनों की दिशा समान लेनी है, आप देख सकते हैं ये तार मैंने, अब देखो इस मार्कर को मैं यहाँ रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब क्योंकि मुझे राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। एक एक तार को निकालता हूँ। ये तार है मेरा, आप कहें तो इसकी धारा अंदर घुसा दूं, आप कहें तो इसकी धारा बाहर घुसा दूं, बाहर निकाल लेते हैं, फीलिंग अच्छी आएगी। इस तार में आर पार धारा बह रही है ऐसे बाहर को। सुनो ये धारा हो गई बाहर, पोजीशन है यहाँ, तो पोजीशन अगर यहाँ है तो ये तार अंगूठे की डायरेक्शन, देखिए अंगूठा और तार की डायरेक्शन सेम हो गई, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मेरी हथेली पर लंबवत, यानी इस पृष्ठ पर लंबवत दिशा में, इस पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड B1 पैदा होगी जो इस तार से पैदा होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन डायरेक्शन का ख्याल तुम्हें क्लियर हो। देखिए डायरेक्शन नहीं आई कुछ नहीं आएगा। देखो ये तार मेरा है, इस तार में धारा ऐसे बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड तार पर मेरे हथेली पर लंब बनेगी, तो मेरी हथेली इसी लाइन के ऊपर रखे तो लंब बनेगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए कि नहीं। तो अगर मैं आपसे कह दूं भैया कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो हमारे बच्चे बताएंगे 2 × 10⁻⁻7 गुरुजी, धारा जाए रही 10 एम्पियर और एक दूरिया रही 0.1 मीटर। ल भैया हमारा मामला फिट होगा। B1 के मान निकल गए 2 × 10⁻⁻5। अच्छा लगा। अब आगे पोजीशन चेंज करता हूँ, आता हूँ इधर आपके साथ। ये देखा भाई, एक और चीज देख ले पहले, ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो यह एक समबाहु त्रिभुज है। अगर यह एक समबाहु त्रिभुज है तो कोई माई कलाल ये एंगल 60 होने से रोक नहीं सकता है। ये सभी एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। अब चलते हैं आगे इस सवाल में। ये जो तार था यहाँ भी तो एक ऐसे ही गड़ा था जैसे वहां गड़ा था। इस तार की भी धारा उधर की तरफ जैसे उसमें, मैंने उसमें ऊपर को ली थी तो इसमें भी ऊपर, प्रश्न को पढ़िए दोनों की धारा समान है। ऊपर की तरफ ये धारा जाने लगी तो भैया मेरी धारा ऊपर इस तार के ऊपर ऐसे रख दूंगा तो इस तार पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तार पर 90, देखिए इस तार के ये धारा ऐसे जा रही है, इस तार के ऊपर अगर मैं रखा हूं तो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ मेरा B2 होगा। दिखाऊं क्या? अरे मालिक ये ऐसे रखोगे तो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई तो मेरी लाइन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, तो ये 60 डिग्री है, ये डिग्री 60 है। और इस तार के ऊपर अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा तो मैं डेटा थोड़ा सा मिटा देता हूं, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी क्या ये? अरे मालिक ये 60 ही है, इस लाइन के ऊपर लंब बनाऊंगा तो ऐसे ना बनेगा, तो इसका नाम B2 दे देता हूं। और वो टोपा होगा जो दोबारा कैलकुलेट करेगा। धारा वही है, डिस्टेंस वही है, डेटा वही है, तो B2 की वैल्यू बेटा वही है। B1 पा गए।
हमारे कुछ भाई बहन हमारी इस जगह यूनिट ना लिखने की आदत से परेशान होते हैं, घबराएं नहीं, यहाँ टेस्ला और यहाँ टेस्ला लिखते हैं। देखें, मेरा वेक्टर B1 मिल गया, मेरा वेक्टर B2 मिल गया। इस एंगल से इनकार तो नहीं करते कि 90 नहीं होगा। अरे मालिक, इस रेखा के ऊपर लंब होगा। देखो मैं फिर से बनाता हूं आपके लिए। ये करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाई। तो इस डायरेक्शन से जब 90 का कोण बनाओगे तो 60 तो यही है, 90 से पार नहीं कर जाएगा। यानी जो कोण पहले पूरा 90 था उसमें 30 घट गया, तो मेरा वेक्टर B1 जो था और ये मेरा वेक्टर B2 जो आया है, इनके बीच का कोण कितना बचेगा? 60। जरा देखिए, जिंदगी को थोड़ा 2 महीने पीछे लौटा दीजिए, जब मैंने कूलॉम्स लॉ शुरू किया था और मैंने वादा किया था कि जिंदगी में यह टूल आपके काम आएगा, हरदम काम आएगा। जरा सवाल का जवाब देखिए, फिर बात करते हैं। आइए मेरे साथ। वेक्टर B1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻5 और B2 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻5। दो समान परिमाण के वेक्टर हो गए, इन दोनों के बीच का कोण एग्जिस्ट कर रहा है 60 डिग्री। तो क्या इनका परिणामी यानी B@P फर्स्ट वाले सवाल का जवाब होगा √3 2 √3 10⁻⁻5। जाके आंसर चेक कर सकते हैं। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं यूनिट। अब कुछ लोग चक्कर खा रहे होंगे, यार ये क्या कर रहे हैं आप सचान सर। देखो, सचान सर यहाँ कुछ नहीं करते हैं। सचान सर का लेवल इतना ऊंचा उठा हुआ है कि वही सब करवाता है। और मैं अपने बच्चों को ट्रेन भी कर चुका हूँ कि 2 बराबर परिमाण के वेक्टर हों, परिमाण वाइज बराबर हों, डिग्री 60 हो, तो परिणामी किसके बराबर हो जाता है? √3 गुना। पहला सवाल का आंसर आ गया होगा, जाके चेक कर लो। अरे मालिक 2√3 का गुणा करके देख लिया, 3.46 ही आए। अगला सवाल, इसका सेकंड पार्ट बोला एक तार की धारा की दिशा बदल देते हैं। तो एक काम करते हैं, एक को ऐसे बनाए रखते हैं, ऐसे। तो ये B1 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और जो दूसरा वाला तार था, ये वाला, इसकी धारा जब ऐसे जा रही तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड देखा तार पर लंब होके ऐसे था। इसकी धारा को मैं उल्टा कर दूंगा तो फील्ड भी तो उल्टी हो जाएगी। यानी जो वेक्टर B2 है वो बिल्कुल यहाँ से सीधे सीधे उल्टा हो जाएगा इधर की तरफ। मैग्नीट्यूड तो बाबू बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा ना। मेरा B1 आ गया, मेरा B2 आ गया। पहले मालिक केवल 60 डिग्री का एंगल था, अब वेक्टर B1 और B2 के बीच का कोण कितना हो गया? आप कहेंगे 120 डिग्री। अरे मालिक ऐसे 180 डिग्री पलट जाए तो ये 60 डिग्री घट जाए तो 120 ही बचे ना। तो फिर चले जाओ सचान सर की शरण में। सचान सर ने तो आपको सिखाया था कि 2 वेक्टर अगर बराबर परिमाण के हों, बिल्कुल बराबर परिमाण के हों, उनके बीच का एंगल 120 बन जाए तो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी यानी B@P का नया आंसर इनमें से किसी एक के बराबर होगा। और इसकी थ्योरी का प्रूफ, इसकी थ्योरी का सिद्धांत हमने आपको बहुत पहले बताया था। और अगर जिसे पता ना हो वो मेरे कूलॉम के नियम का एक वीडियो पड़ा होगा, जाकर यूट्यूब में सर्च कर लेना, तकदीर तुम्हारी तब भी बदल जाएगी। जिसे इस चीज से परेशानी हो रही हो, मेरे कूलॉम के नियम का पार्ट 1 पड़ा हुआ है, जाके यूट्यूब पर वॉच कर लेना। आपको ये √3 कैसे हुआ इसकी जानकारी, ये 1 ऑफ देम कैसे हुआ इसकी डिटेल जानकारी जब मैंने कूलॉम्स पढ़ाया था तब दिया था, अब नहीं दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 9 इज फिनिश। दैट्स ऑल। एक और सवाल खत्म होता है हमारा। अब हम यहाँ से सेगमेंट चेंज करते हैं। एग्जाम्पल 10 आपके हवाले, एग्जाम्पल 11 आपके हवाले, क्योंकि सीधे सूत्रों पर बेस्ड क्वेश्चन है और सूत्र सारे हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से डराइव करना तक सिखाया है। तो एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आते। और आपको याद होगा खूबसूरत सा एग्जाम्पल 16 मैंने लगवा दिया था। अब इसके बीच में 12 और 16 के बीच में एक बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल दोस्त मेरे पास है, जवाब नहीं उस सवाल का, कसम से कमाल का सवाल है। एग्जाम्पल 14 मेरी किताब में एग्जाम्पल 14 है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ
डायग्राम बना दूंगा, आप अपनी किताब से मैच कर लीजिएगा। आइए मेरी किताब का एग्जाम्पल 14 देखते हैं। आपकी किताब में जो भी हो आप समझिएगा, आप जानिएगा, आप जरूर देखिएगा उसे। चलिए मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ता हूं। एक गतिमान वृत्तीय चालक, एक समान वृत्तीय चालक के किन्हीं दो बिंदुओं ए और बी को एक सेल से जोड़ा गया है। मेरी किताब में एग्जाम्पल 14 है, आपकी किताब में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास प्रश्नानुसार एक वृत्ताकार लूप है। क्या है? वृत्ताकार लूप है। इस वृत्ताकार लूप के किन्हीं भी दो बिंदुओं को, ये नहीं कह रहा है चौथाई, ये नहीं कह रहा है आधा, कहीं भी दो जगह पर एक सेल जोड़ दिया है आपने। देखो प्रश्न में लगाया हुआ है कहीं पर एक सेल को जोड़ दिया है आपने। सेल का विद्युत भागफल V कह दो, चाहे E कह दो, V ले लो। अब बोला बताओ इसके केंद्र में कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाए। तो अच्छा भला जिसका बहुत बढ़िया कंसेप्ट वो बना हो, जिंदगी जिसकी बहुत अच्छी चल रही हो, ये सवाल पढ़ के लड़खड़ा जाएगा, समझ नहीं आएगा मालिक हम करें क्या, और कहीं इनका सलूशन देख लिया महोदय दोनों लोगों का, कुमार और मित्तल, तो सर्वा पागल हुई जाए, कसम से बताए दे। लेकिन अगर सचान सर से पढ़े हो, सचान सर का लेवल अडाप्ट करते हो, तो इस सवाल का सलूशन देखिएगा दोस्त, सब देखते रह जाएंगे, लगेगा यार ये क्या हो गया। चल हमें तो भाई नहीं पता था ये बैटरी हमने कहाँ लगाई, हमें सिर्फ इतना पता है ये वृत्ताकार लूप है तो इसकी कोई त्रिज्या होगी, कह दिया इसकी त्रिज्या R है। हमने बैटरी कहाँ जोड़ी है कसम से मुझे पता ही नहीं है, तो इस लंबाई को मैंने L1 नाम दे दिया। दे दूंगा, क्या करूं जब पता ही नहीं है कहाँ जोड़ी है, सरवा ना बताया आधे में जोड़ी है, ना बताया चौथियाई में जोड़ी है, कर कहीं भी जोड़ दो। तो हमने कह दिया L1 लंबाई के हिस्से में बैटरी जोड़ी है, तो जो बचा हुआ हिस्सा इसको L2 लंबाई कह देता हूँ मैं। अबे कोनो दिक्कत है का, कोई L1 कह दिया उसको L2 कह दिया। अब मुझे इस L1 लंबाई के चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगर इस चालक तार में बाबू धारा की बात करूंगा, तो इस तार से निकली, बैटरी से निकली धारा का एक हिस्सा I1 इधर जाएगा और I2 इधर जाएगा। आप ये भी तो नहीं कह सकते कि I1 और I2 की वैल्यू बराबर है। क्यों नहीं कह सकते? क्यों? अगर ये कहता तार को, बैटरी को बीचों बीच जोड़ा है, जैसे ये तार रिंग होते और बैटरी को बिल्कुल डायमीटर के एंड पर जोड़ देता, तो जितना प्रतिरोध इस हिस्से का होता उतना ही उसका होता, यानी दोनों हिस्सों का रेजिस्टेंस बराबर होता। तो शौक से करंट थ्योरी कहती है दोनों करंट बराबर बराबर डिवाइड हो जाते, होता कि नहीं? दोनों करंट बराबर बराबर डिवाइड हो जाती। लेकिन आज मामला ये है कि तार का एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, लंबाई ही बराबर नहीं है तो करंट यह बराबर जाएगा भैया। रेजिस्टेंस ही बराबर ना होगा तो करंट भी बराबर नहीं होगी। अब अजीब जमेला फंस गया। मुझे ये बात पक्की हो गई, इस बैटरी से जो धारा निकलेगी उसका एक हिस्सा I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा। अब I1 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू कितनी होगी, यही नहीं पता है। प्रश्न में सब कुछ ब्लाइंड है। अब कह रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। तो अब ऐसी सूरत में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का माई बाप बायो सेवार्ट है। आपको पितामह की शरण में जाना पड़ेगा, वही एक शख्स है जो आपको इस शानदार सवाल से बाहर निकाल सकता है। तो जाइए पितामह बायो सेवार्ट की शरण में और पूछिए उनसे इसका हल, तो वो बताएंगे। तो आप कहेंगे कि कोई भी चालक अगर L1 लंबाई का है तो बायो सेवार्ट के अनुसार B1 चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, और वो कितना होगा, μ0/4 पाई। करंट का नाम I1, लंबाई है L1। अब आपको पता है सर्कुलर लूप के केस में एंगल हमेशा होता है sin 90 अपान इस लूप की रेडियस का स्क्वायर। अरे मालिक ओरिजिनल बायो सेवार्ट याद है, μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपान r स्क्वायर। तो DL की जगह मेरे को लंबाई पता है L1, डिफाइन है ना लंबाई, तो L1 I1 sin 90 अपान r स्क्वायर। करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए, एक मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरा वाला हिस्सा है उससे पैदा होगी B2, और उसका मान क्या होगा, μ0/4 पाई I2
L2 sin 90 अपान r²। अब बस मुझे I1 केवल मिल जाए, मेरी जिंदगी अच्छी हो। मैं तो आपको कितनी बढ़िया करंट की थ्योरी पढ़ाई है, कितनी बढ़िया से, कितना डीप में, कितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगा के गया हूँ। सारा चैप्टर में 200 न्यूमेरिकल ऑनलाइन लगवा रहा हूँ। सोच नहीं सकता है धरती का कोई मास्टर कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराई भी जा सकती है कैसे। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जो अब तक इस क्लास को शुरू नहीं कर पाए, लेकिन करेजे वाले लोग पढ़ते भी हैं। चलिए आइए, आपको तो पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो अगर ये करंट डिवाइड हो गई है तो दोनों चालक तार जो L1 लंबाई का और इधर L2 लंबाई का है, दोनों चालक तारों के हिस्से में पैरेललिटी आ रही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ I1 कितना है, तो I1 इक्वल टू I बराबर V/R होता है, तो V/R1। और R1 की अगर मैं बात करूँ तो रो L1 अपान A। अब A1 A2 तो नहीं हो सकता, तार तो पूरा एक समान मोटा है ना चारों तरफ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो A ही रहेगा। अब आगे जो दूसरे हिस्से का तार था L लंबाई का, तो उसमें जो करंट बहेगी वो V/R2 बहेगी। तो I2 की वैल्यू अगर निकालूं तो V/रो, लंबाई दूसरे हिस्से की L2 है, परिच्छेद क्षेत्रफल सेम है, रो दोनों का समान है। तो बच्चा लोग I1 की वैल्यू निकल गई है, I1 की वैल्यू निकल गई है। अब मैं अगर I1 की जगह पर VA/रो L1 कहता हूं तो आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और मैं इस I2 की जगह VA/रो L2 बोलता हूं तो भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, L1 L1 कट गए, L2 L2 कट गए। जरा एक सरसरी निगाह डालिए B1 की वैल्यू पर और B2 की वैल्यू पर। उम्मीद करता हूं आपको ये निगाह तेज होगी तो दिख गया होगा B1 का मान B2 के ठीक बराबर है। देखो μ0/4 दोनों के पास है, sin 90 दोनों के पास है, VA ऊपर ऊपर दोनों के पास है, नीचे भी रो है, इसमें भी रो है, इसमें भी R², इसमें भी R², यानी B1 और B2 का मान बिल्कुल बराबर हो गया है। अब जब B1 B2 बाबू बिल्कुल बराबर हो गया है तो डायरेक्शनिया निकलते काहे नहीं। तो एक करंट ऐसे जाता, तो करंटिया ऐसे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स निकल जाए, ये करंटिया ऐसे जाए मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स हो जाए। जितना अपवर्ड्स उतना डाउनवर्ड्स। आपसे आंसर पूछ ले कौनो बी एट सेंटर बताओ, बी एट ओ बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा? 0, क्योंकि जितनी वैल्यू अपवर्ड्स है सेम उतनी वैल्यू डाउनवर्ड्स है, पोजीशन सेम है, तो अपोजिट और इक्वल वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यह था मेरा आज का एक और बेहतरीन सवाल, एग्जाम्पल 14, जो हर बच्चे का फंसना था, बच्चे का फंसना था। तो बेसिकली आज मैं 14 नंबर एग्जाम्पल और 9 नंबर एग्जाम्पल के लिए आपके बीच में आया था। अब आप एक सवाल चलते चलते हमारे साथ और टाइप कर लीजिए। वैसे मैं इस सवाल को लाइव आकर के भी बताना चाहता था, लेकिन चलो लाइव में आने से पहले एक बार मैं इस सवाल पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूं। आज का आखिरी सवाल एग्जाम्पल 25 में बता ही चुका हूं, और बीच में जो सेमी सर्कुलर रिंग है, रिंग के ऊपर रिंग है, इस टाइप के वीडियो मैं एक लेक्चर में बता चुका हूं। जिस दिन भाई थॉमस ने हमसे एक सवाल उठा दिया था, ये वाला, मैंने इस तरह के सवालों को उठाया था। बाकी अगर आपके पास रह जाते हैं तो अभी लाइव क्लास में डिस्कशन बाकी है, चैप्टर लगना लगवाना तो अभी बाकी ही है, मैं जरूर कराऊंगा। और आप अपने से भी बुद्धि लगाओगे तो आ जाएगा। वैसे एग्जाम्पल याद होगा आपको, मैंने 16 बताया था, तो उससे बढ़िया सवाल कोई था नहीं मेरे पास, जिसमें अभिमन्यु का चक्र भी बनाया था मैंने। तो एक सवाल चलते चलते और लगाता हूँ, बस आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। चलो, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में 5.8 × 10⁶ मीटर त्रिज्या की एक समान चाल से घूम रहा है। कक्षा के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। सुनिएगा भाई, एग्जाम्पल 18 है ये मेरा क्वेश्चन है। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 × 10⁻10 मीटर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। आप ध्यान दीजिएगा,
इस प्रश्न को आपके एग्जामिनेशन में लगभग बार बार स्थान दिया जाता है। एक परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु है तो गोलाकार होगा, गोलाकार होगा तो उसकी त्रिज्या होगी, और आप सबको तो पता है वो त्रिज्या बहुत छोटी होगी, 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल करंट के चैप्टर में मैं बता चुका हूं, मैं भी याद दिलाऊंगा आपको। 5.8 × 10⁻6 मीटर की रफ्तार है उस सामान्य से इलेक्ट्रॉन की, उस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार 5.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, घूम रहा है। कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब क्या सवाल है? उस इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या बहुत छोटी है, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग हमें फिलॉसफी बताने लगते हैं, गुरुजी ये तो बहुत सरल सवाल है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो इलेक्ट्रॉन का क्यू हमें पता होता है, और आप ही तो एक दिन एक फार्मूला बताए हैं, R = mv/qb। बहुत बच्चे मेरे कैरियर में आए जो अच्छे थे, उन्होंने एक प्रश्न उठाया इस प्रश्न के ऊपर, और अच्छे ही क्यों, बहुत अच्छे उठाते हैं, मैं कारण बताऊंगा। तो बोले गुरुजी आप ही पढ़ाए हैं, मुझे B चाहिए था, कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। बोले यहाँ त्रिज्या तो दी हुई है, तो त्रिज्या में त्रिज्या बैठा दी। बोले मामला इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें ज्ञात है, ज्ञात होता है। बोले V फॉर वेलोसिटी जो बढ़िया मजे से दी हुई है, Q फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो हमें पहले से पता होता है, क्यों ना B निकाल लें। ये तो बहुत मलाई था, पता नहीं किताब में क्या करा, हम बहुत होशियार हो गए हैं। सर्वर जब इस फार्मूले में डाल करके आंसर निकालोगे ना तो मिलबे नहीं करेगा, आएगा ही नहीं, और आप प्रश्न उठाने मेरे पास चले आओगे, कमेंट करके बताना। चलो आज छोड़ देता हूं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में ये डेटा डाल के देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि इस प्रश्न का जवाब इस फार्मूले से क्यों नहीं आया। अब नहीं बताऊंगा आज इस सवाल को। आज मैं आप सब बच्चों से गुजारिश करता हूं, जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो इसके एंड के निष्कर्ष पर जरूर जाएंगे, और हमें उस प्रश्न का जवाब उसी लाइव उसी यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में चाहिए होगा। वीडियो कैसा लगा आपको ये बताना होगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे इस प्रश्न के जवाब के अंत में एक प्रश्न छोड़ जाता हूं कि इस फार्मूले पर मैंने बैठाया तो B की वैल्यू आ क्यों नहीं रही। आंसर मैच कराओगे, जिंदगी में नहीं आएगा। तो आप हमें इस प्रश्न का जवाब दें कि B की वैल्यू इस फार्मूले में रखने से क्यों नहीं आती। देखना चाहता हूं हमारे बच्चे हमारे सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। मुझे केवल एक लाइन में आपका जवाब चाहिए कि B की वैल्यू इस सूत्र में रखने से क्यों नहीं आई। फिर कल सुबह जब लाइव आएंगे तो आपको बताएंगे। इसी सवाल से कल शुरुआत करेंगे कि B की वैल्यू क्यों नहीं। पहले आप सबसे जवाब जानना चाहता हूँ क्यों नहीं आई, बहुत अच्छा लगेगा। पहले मैं समय देना चाहता था, अब नहीं दे रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देखते जाएं एंड तक, इस सवाल के जवाब के अंत में B की वैल्यू इस फार्मूले में रखने से क्यों नहीं आई और कब आएगी, अगर हो सके तो मुझे इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन भी भेजिए अगर आपको आता हो। नहीं बाकी सुबह मैं लाइव करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, ओके, जय हिंद।